जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार होंगे। दोस्तों आज है 23 फरवरी, तो आज के दिन हम 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो 2 एडिटोरियल्स रहेंगे दोस्तों हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, यानी कि हमारा GS2 का टॉपिक बन जाता है, और एक एडिटोरियल जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है ये रहेगा गवर्नमेंट बजटिंग से पर्टिनेंट, यानी कि ये जो GS3 का सब टॉपिक आ जाता है। तो इन तीनों एडिटोरियल्स की हम डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस इनिशिएटिव में हर एक एडिटोरियल के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। दोस्तों आप सब में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एक्सरसाइज को डेली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं। दैट ब्रिंग्स इमेंस प्लेजर सीइंग योर कमेंट्स, सीइंग योर आंसर्स। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इसमें डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये वर्चुअल डिस्टेंस फिर थोड़ा कम लगता है, ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें एंगेज रहिए, डेली आंसर्स लिखते रहिए, आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी भी बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा रिवर्ट बैक करने में, फीडबैक देने में थोड़ा देरी हो जाए तो माफ करना, बट कोशिश रहती है कि दैट बाय द एंड ऑफ द डे जो भी आपके आंसर्स हैं, जैसे कुछ बच्चों ने अभी कमेंट में कहा था कि हमने 19 फरवरी वाले एडिटोरियल्स के भी और 20 फरवरी वाले एडिटोरियल्स के भी हमने कमेंट करा है उसमें कमेंट सेक्शन में। तो आई विल ट्राई टू रिवर्ट दैट बैक बाय द एंड ऑफ द डे। बट आप लिखते रहिए, आपको रिप्लाई आता रहेगा, फीडबैक आपको आता रहेगा, चाहे वो आज आए चाहे वो कल आए, बट आप अपना काम करते रहिए, लिखते रहिए। चलिए, नाउ हैविंग सेड दैट आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है बाइडेन इज रिस्किंग हिज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल मेरे को लगा, हिंदू में आया था ये आज। अब देखिए, पिछले 1 साल से ना इंडो पैसिफिक की बहुत बात हो रही है। अब जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तो जो बाइडेन ने कहा कि भाई मैं अपने आप को, पहले तो जो अननेसेसरीली अमेरिका इतना इन्वॉल्व था मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, भाई मैं अपने आप को विड्रॉ करके जो अपनी स्ट्रैटेजी है, जो अपनी एनर्जी है, ज्यादा मैं इंडो पैसिफिक में फोकस करना चाहता हूं। कारण क्या है कि बस इंडो पैसिफिक में हमने बहुत बार डिस्कस करी, इंडो पैसिफिक में चाइना बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। और देखिए अब ये बात तो अमेरिका ने भी एक्नॉलेज कर ली है कि भाई चलो हम कहते हैं कि भी अमेरिका हैड एंजॉयड दैट यूनिपोलर मूवमेंट, बट आज के टाइम पे वो यूनिपोलैरिटी नहीं है, आज के टाइम पे बायपोलैरिटी है। तो आज के टाइम पे चाइना की अगर हम बात करें, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, साइंटिफिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो यानी कि अमेरिका को पता है, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर चुका है कि जो चाइना है उसका कॉम्पिटिटर है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका की जो सारी एनर्जीज हैं अभी इंडो पैसिफिक में कंटेन्ड है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने रिलीज किया, एक ड्राफ्ट रिलीज किया, जहां पे उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में मेंशन किया था। तो ये डॉक्यूमेंट 11 फरवरी को आया था। लेकिन अभी हम पिछले 1 महीने से यह भी देख रहे हैं कि जो बाइडेन की बात करें, अमेरिकन मिलिट्री की बात करें, उनकी अटेंशन ज्यादा यूरोप पे फोकस्ड है, जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है। अब देखिए, अब सवाल यहां पे ये आता है कि चलो ठीक है, रशिया, देखिए यहां पे रशिया भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। अब अमेरिका की जो एनर्जी है वो ज्यादातर यूरोप पे फोकस्ड है। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? हु इज हैविंग द लास्ट लाफ? डेफिनेटली शी जिनपिंग इज हैविंग द लास्ट लाफ। तो यहां पे इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि इतना ज्यादा हंगामा, इतना सारा जो हाइप मचा के रखा था इंडो पैसिफिक का, कि जी हम क्वाड की बात कर रहे हैं, ऑकस की बात कर रहे हैं, अब वो सारी बातें कहां गई? तो जो बाइडेन में क्या इतना स्ट्रेंथ है? देखिए अब यहां पे जो बाइडेन की लीडरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या वो सामना कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का यूरोप में, या क्या वो सामना कर सकते हैं शी जिनपिंग का इंडो पैसिफिक में। तो अगर इतनी एम्बिशियस बातें करी है इंडो पैसिफिक को लेके, तो आज ध्यान भटका क्यों रहे हैं? यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है, देखिए आज के टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? व्लादिमीर पुतिन इतनी सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए थी जो बाइडेन की, अमेरिका की। आज के टाइम पे सिरदर्दी शी जिनपिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बाइडेन बहुत नरम हो रहे हैं शी जिनपिंग के टुवर्ड्स? अगर इतना ही अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर इतना एम्बिशियस थे, तो इस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में इतनी एम्बिशियस बातें क्यों नहीं करी गई हैं? अब देखिए, हम बात करते हैं क्वाड को लेकर, बात करते हैं तो क्वाड को इतना ट्रेड रिलेटेड ब्लॉक बनाया हुआ है। चलो पीपल टू पीपल रिलेशंस, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन इक्विटेबिलिटी, ठीक है फाइन, लेकिन इतना डर क्यों लगता है कि क्वाड में भी अगर हम एक डिफेंस का टच लेके आ सके, अगर क्वाड को भी एक डिफेंस लाइक ब्लॉक बना सके, इतना डर क्यों है? और अगर इसी तरह से एंगेज, अगर जो बाइडेन अगर इसी तरह से यूक्रेन में ही एंगेज रहेंगे, अगर वो नीटो के आर्किटेक्चर को लेकर ही ऑब्सेस्ड रहेंगे, तो यहां पे इंडो पैसिफिक से उनका ध्यान भटकता रहेगा। ठीक है, नाउ द क्रिटिसिज्म इन द डॉक्यूमेंट इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड, दिस डॉक्यूमेंट ऑन द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट क्लैरिटी ऑन द थ्रस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द यूएस पॉलिसी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब बाइडेन के विजन की बात करें और ट्रंप के वर्जन की बात करें, तो ऐसा लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट निकाला गया है, ये दिस इज अ वाटर्ड डाउन डॉक्यूमेंट ऑफ
द डॉक्यूमेंट विच डोनाल्ड ट्रंप हैड रिलीज। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया था विच वाज फॉर्मुलेटेड टू एडवांस द पॉलिसी ऑन द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये बात तो यहां पे भी मेंशन्ड है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करें, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करें, तो डेफिनेटली ये चाइना के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, बिकॉज चाइना इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड नहीं करता। ठीक है, कितने सारे आइलैंड नेशंस हैं, कितने सारे आइलैंड नेशंस की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, ताइवान हो, तो चाइना उनको बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, अनक्लॉज के जजमेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो ग्लोबल लॉज या ग्लोबल कन्वेंशंस की बात करें तो चाइना उसमें एक्सपर्ट है, गुंडागर्दी करने में, उन लॉज को मैनिपुलेट करने में। तो चलो फ्रीडम ऑफ ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात तो इसमें भी मेंशन्ड है। उसके अलावा जो बातें यहां पे मेंशन्ड है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, अब ये सब बातें ठीक है। मतलब अभी आज के टाइम की बात करें तो ऐसे बहुत सारी नेशंस हैं इंडो पैसिफिक में जिनको फंडिंग की जरूरत है, ग्रीन ट्रांजिशन की जरूरत है, ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, तो अमेरिका इन मुद्दों में हेल्प कर सकता है। लेकिन अमेरिका जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज की बात कर रहा है कि जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ, तो इस तरह के अलायंसेस में कुछ और एम्बिशियस देखने को क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये जो मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे चाइना को एक्चुअल में कंटेन कर पाएंगे? क्या ये वाकई में इतने स्ट्रेटेजिक हैं? राइट, सो अ ब्रॉड एंड एम्बिशियस एजेंडा थ्रेटन्स टू डाइल्यूट द क्वाड्स स्ट्रेटेजिक फोकस। देखिए क्वाड का स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है? अब ये तो देखिए, आप जितनी मर्जी बातें बोल लीजिए, क्वाड का स्ट्रेटेजिक, चलो नहीं है क्वाड डिफेंस ब्लॉक, लेकिन क्वाड का स्ट्रेटेजिक फोकस तो चाइना को कंटेन करना ही है ना। तो ये सब बातें करो, लेकिन इतना डर क्यों लगता है कि अगर आप क्वाड के अंदर थोड़ा डिफेंस का टच लेके आ सकते हो, अगर अपना इसमें डिफेंस पैक्ट भी आप लेके आ सकते हो, तो इसमें बुराई ही क्या है? अब यहां पे एक और अप्रोच देखने को मिली है टुवर्ड्स दिस इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट। ऐसा लगता है कि जो बाइडेन है वो बहुत नरम हो रहे हैं, कंसिलिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स शी जिनपिंग। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव लॉन्च किया था अगेंस्ट चाइना कि भाई चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, चाइना गुंडागर्दी करता है, चाइना लिबरल डेमोक्रेसी के ऑर्डर को अपहोल्ड नहीं करता, चाइना को कोई रिगार्ड नहीं है रूल ऑफ लॉ का। तो ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप, और खास करके पैंडेमिक के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा वोकल हो गए थे चाइना को लेके, शी जिनपिंग को लेके। पर मिस्टर बाइडेन की बात करें, अभी तक जो बाइडेन ने अभी तक उन्होंने कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं ले डाउन करी है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ले डाउन करी कि कैसे अमेरिका कंटेन करेगा चाइना के बढ़ते मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज को। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज के टाइम पे जो सेकंड पोल है, सेकंड पोल रशिया नहीं है। बेशक रशिया भी बहुत अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन में, फाइन, तो रशिया अपने वो हैंगओवर में है प्री 1991, अब व्लादिमीर पुतिन अभी वो अपने हैंगओवर में है 1991, प्री 1991 जो सोवियत यूनियन वाला हैंगओवर उनको अभी भी है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द सेकंड पोल इज चाइना, डेफिनेटली नॉट रशिया। तो ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखने को क्यों नहीं मिल रही है? राइट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वर्चुअल समिट में जो लास्ट ईयर हुई थी बिटवीन जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग, अमेरिका ने ये बोला, अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो बाइडेन ने ये बोला अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, दैट लुक, हम चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने के लिए नहीं यहां पे आ रहे हैं, चाइना कम्युनिस्ट है, जो मर्जी है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में जो भी रिलीज किया गया, इंडो पैसिफिक के जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, वहां पे ये बात मेंशन है, यूएस विल सीक टू कोऑपरेट, मैनेज कंपटीशन विद चाइना रिस्पॉन्सिबली। फाइन, ठीक है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन इस तरह की रोजी लैंग्वेज लिखने से क्या चाइना डरेगा? इस तरह की लैंग्वेज लिखने से चाइना कितना थ्रेटन फील करेगा? अब ऐसे बोलना कि भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो चाइना को तो इससे और शय मिलेगी ना। इंटरेस्टिंगली इस डॉक्यूमेंट में यह भी मेंशन्ड है दैट अमेरिका विल, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जी हमें लाइक माइंडेड नेशंस के साथ काम करना है टू कंटेन चाइना, और उसी तरफ दूसरी बात में आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं दैट वी विल वर्क विद चाइना in areas like climate change and non-proliferation, vaccine distribution etc. तो ये तो कोई बात एड अप नहीं हो रही ना यहाँ पे। तो इतना डर क्यों लग रहा है जो बाइडेन को और असर्टिव होने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी के टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक? अब यहां पे इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? अब इंडिया और अमेरिका की दोस्ती तो बहुत अच्छी है आजकल, तो खास करके पिछले 10-15 सालों में। अब इंडिया के साथ चलो अमेरिका कहता है कि जो इंडिया है जी, वी लुक फॉरवर्ड फॉर इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2 साल से हमारा चाइना के साथ झगड़ा चल रहा है ऑन दी LAC, ठीक है, लद्दाख जो हमारा झगड़ा चल रहा है पिछले 2 साल से। अब अमेरिका का क्या कहना है कि जो झगड़ा चल रहा है लद्दाख सेक्टर में, ऑन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द LAC, अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो चाइना अग्रेशन नहीं दिखा रहा है, ये तो कन्फ्लिक्ट है,
यानी कि इस अप्रोच को, यानी कि जो क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन द चाइनीज सोल्जर्स एंड द इंडियन सोल्जर्स, यानी कि अगर हम गलवान घाटी इंसिडेंट की भी बात करें तो अमेरिका का ये कहना है कि ये अग्रेशन नहीं है, ये तो कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट एक बहुत सॉफ्ट वर्ड है, कन्फ्लिक्ट बहुत एक ज्यादा हार्श वर्ड नहीं है यूज करना। व्हाट द एक्शंस ऑफ द चाइनीज सोल्जर्स आर डिपिक्टिंग। क्या रोक रहा है जो बाइडेन को ये कहने से कि भाई चाइना अग्रेशन दिखा रहा है ऑन द एलएसी फ्रॉम द लास्ट 2 years? वो दिन दिहाड़े ये तो बोलते रहते हैं कि जो पुतिन है वो किलर है, ठीक है, वो दिन दिहाड़े बोलते रहते हैं कि रशिया अग्रेशन दिखा रहा है। अग्रेशन का इस्तेमाल यूक्रेन में तो करना है, लेकिन अग्रेशन का इस्तेमाल जो ईस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी है वहां भी क्यों नहीं करना है? अभी तक कोई भी ऐसी शब्दावली नहीं बोली। तो इससे अच्छा तो डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट कहते तो थे, ठीक है, चलो डोनाल्ड ट्रंप को लेके भी बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट वोकल तो थे इन चीजों को लेके। नॉट अ सिंगल वर्ड ऑन द बिगर मिलिट्री बिल्डअप। रशिया के मिलिट्री बिल्डअप के लेके तो बहुत बात हो रही है, रोज ही बात हो रही है कि आज अटैक होगा, आज अटैक होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन पिछले 2 साल से जो चाइना ने अपना मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है, खास करके हमारे बॉर्डर पे, उसके बारे क्यों नहीं कोई बात हो रही है? कंक्लूजन क्या निकलता है? अब जब तक जो बाइडेन का ध्यान ईस्टर्न यूरोप में रहेगा, जब तक जो बाइडेन का ध्यान नेटो के एक्सपेंशन में रहेगा, तब तक जो बाइडेन इंडो पैसिफिक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। यहां पे एक डिस्क्लेमर ये दिया गया है एडिटोरियल में कि अमेरिका को अपना जो ध्यान है ना थोड़ा यूरोप से हटा के इंडो पैसिफिक के टुवर्ड्स ही फोकस करना चाहिए। जो यूरोप का मुद्दा चल रहा है उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर लो, ठीक है, इतना ज्यादा इस मुद्दे को मत बढ़ाओ। और दूसरी बात यहां पे जो मेंशन है कि भी कैसे अमेरिका अपने आप को और ज्यादा रिस्ट्रेन कर सकता है कि भी ठीक है, यूरोपियन यूनियन के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लेट देम मैनेज, व्हाई आर यू जंपिंग इनटू द वैगन? तो यूएस शुड बी एड्रेसिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ओवररीच। ज्यादा ओवररीच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। यूक्रेन का क्राइसिस रिजॉल्व हो सकता है अगर डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए। अगर आप पुतिन को कह दो आज के भी हम नेटो को नहीं ईस्टवर्ड एक्सपैंड करेंगे, तो गरारी क्यों है आपकी कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, कि भाई पुतिन ने ऐसे बोल दिया, हम पुतिन की बात क्यों माने? पुतिन ने डिमांड रख दी हमारे सामने, हम पुतिन की नहीं मानेंगे। अब क्या फायदा उस चीज का? अच्छा, या तो फिर आप यूक्रेन में आ जाओ, यूक्रेन में आके लड़ो, वो भी नहीं करना, ठीक है। तो जो बाइडेन बस किसी और के शोल्डर से रख के आप तलवार चला सकते हो, खुद आप वहां पे मैदान में तो आओगे नहीं, ठीक है। अब अगर आपको यूक्रेन की सिक्योरिटी की इतनी चिंता है तो भाई आप भी वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दो। तो आप फ्रांस और जर्मनी की हेल्प क्यों ले रहे हो? क्यों आप फ्रांस और जर्मनी के लीडर्स का कंधा यूज कर रहे हो? तो यहां पे सेंसिबल ऑप्शन ये बनता है कि भी आप अपना जो इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे हो यूरोपियन यूनियन में, उसको कम करके ध्यान अपना इंडो पैसिफिक में रखो, ताकि जो सेकंड पोल है चाइना, उसको कैसे कंटेन किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है? तो मैं थोड़ा इसको हिंदी में भी बता देता हूं, हिंदी में लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन हिंदी में आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या लिखा हुआ है ये। क्या आपको लगता है कि जो रिसेंटली रिलीज्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है बाय अमेरिका, क्या ये हाई ऑन एम्बिशन है एज द हाइप क्रिएटेड बाय द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस लास्ट 1 year? क्या आपको लगता है ये जो स्ट्रैटेजी रिलीज करी गई है, इतना जो हवा मचा के रखा था पिछले 1 साल से, क्या उसके साथ ये सिंक में है? इसको आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए 250 शब्दों में, ठीक है जी। अगर आपने शॉर्ट में इसको आंसर लिखना है तो अगर आपने 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, तो लिख देना कि भाई आंसर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ताकि फिर मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा कि इसको एलैबोरेट करिए, ठीक है। तो आप वो मेंशन कर देना। चलिए अगला आर्टिकल, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया, WTO ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अब पैंडेमिक के टाइम पे ना ये मुद्दा आया था कि भाई अब देखिए पैंडेमिक आया, बीमारी आई, ठीक है, महामारी हम इसको कहते हैं। अब इतनी जल्दी इसकी दवा बनाना, इसका टीका लगा, इसका जो इंजेक्शन था, वैक्सीन बनाना, ये भी बहुत चैलेंज था। अब 2020 में पैंडेमिक शुरू हुआ तो विद इन द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ 2020 कितनी सारी वैक्सीन मार्केट में आ गई थी। हमने भी कोवैक्सीन बनाई थी, ठीक है। चलो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, वो तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। चलो इंडिया को भी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब बात यहां पे क्या आती है? बात यहां पे ये आती है कि भी अब डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, उनका ये कहना था, देखो अभी महामारी है, लोग मर रहे हैं, तो अभी चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई अमेरिकन कंपनी है, लेट्स से जॉनसन एंड जॉनसन है, लेट्स से फाइजर है, ठीक है, मॉडर्ना है, अब कोई ऐसी अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन जायंट्स अगर वैक्सीन बना रहे हैं, अगर वो सक्षम हो गए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, अगर उनको हल मिल गया है कि वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है, कोई ऐसी वैक्सीन बना के, जो मर्जी वैक्सीन हो, RNA वैक्सीन हो, DNA वैक्सीन हो, वो जो मर्जी हो, इंडिया का, साउथ अफ्रीका का यह कहना था कि क्या वो गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? क्या वो अपने जो पेटेंट राइट्स हैं उनको वेव ऑफ करके अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे डेवलपिंग कंट्रीज को, तो उससे जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सकती है। देखिए इंडिया जेनरिक मेडिसिन में बादशाह है, जेनरिक मेडिसिन बनाने में इंडिया जितना सबसे बड़ा लीडर उतना और कोई भी नहीं है। तो यहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये बोला कि भी अगर ये पेटेंट राइट्स अगर हमको मिल जाएंगे, अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेव ऑफ हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द हम कितने सारे लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और क्योंकि
ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, इंडिया की, साउथ अफ्रीका की, तो ऑब्वियसली मुकाबला तो नहीं है ना एज कंपेयर टू अमेरिका, राइट, और एज कंपेयर टू जर्मनी, ठीक है। अब यहां पे बात आती है WTO की, तो अगर ये वेव ऑफ हो जाता तो बहुत सुनहरा मौका था WTO के लिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, ठीक है। WTO इससे ये मैसेज भेज सकता था कि भी देखो कि यहां पे जो फोकस है वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं है। अब देखिए जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं उनका भी कहना ये गलत नहीं है कि भी हमने दिन रात, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने बैठ के दवाई बनाई है, इतनी मेहनत लगी है, इतनी रिसर्च लगी है, तो ऐसे कैसे हम अपना वेव ऑफ कर देंगे, ऐसे कैसे हम अपना पेटेंट्स राइट को वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन अभी महामारी का टाइम था, अभी लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत थी। इनफैक्ट एज वी आर टॉकिंग अभी तक अफ्रीका में सिर्फ 11% ऑफ द आबादी हैज बीन वैक्सीनेटेड, तो बहुत कम है। तो यहां पे ये मौका था कि कैसे प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ के ऊपर दी जा सकती है, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दी जा सकती है, ना कि प्रॉफिट्स के ऊपर। अब ये इससे जो कैपिटलिज्म, अब देखिए कैपिटलिज्म की जो इमेज है वो भी, उसमें भी एक ह्यूमन टच आ सकता था। दिस वुड हैव अलाउड ग्लोबल कैपिटलिज्म टू प्रेजेंट अ ह्यूमन फेस, और ऐसा यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका था ग्लोबल कैपिटलिज्म को भी, इन ग्लोबल बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी, कि कैसे बदलते सिचुएशन के साथ, बदलते सर्कमस्टांसेस के साथ हम अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। लेकिन WTO had floundered and had failed to adopt the TRIPS waiver till date। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी ये बात सुनने को आ रही है, बहुत सारे जो डेवलप्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, अगर हम बात करें यूके की, बात करें USA की, तो वैसे तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं इन सब देशों के, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे, आप पेटेंट राइट्स की बात करते हैं, हम वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए नहीं करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्यों भाई इंडिया के लिए क्यों नहीं करेंगे? तो क्या ये फेलियर है? हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम अमेरिका के साथ तो कहां कहां पे नहीं एंगेज्ड हैं, इंडो पैसिफिक से लेकर सेंट्रल एशिया तक हम हर जगह अमेरिका के साथ एंगेज्ड हैं। तो ऐसी क्या कमी आ गई यहां पे कि हमको अमेरिका ने कहा कि भी हम वेव ऑफ करेंगे लेकिन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स के लिए, इंडिया के लिए नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहां पे एक बड़ी पेचीदा बात समझने को यह है कि जब सेकंड वेव पीक पे था, ठीक है, तो अब देखिए हमने तो अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी पिछले साल 16 जनवरी 2021 से शुरू कर दी थी, ठीक है, लेकिन लोग इतने ज्यादा आगे बढ़कर नहीं आ रहे थे टीका लगवाने के लिए। सेकंड वेव आया, लाखों लोग मरे, तो लोगों को हुआ कि भी टीका लगवाना जरूरी है, सरकार के पास वैक्सीन नहीं थी, ठीक है, तो सरकार ने ये एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सरकार ने ये बोला कि देखिए जो मेन कंस्ट्रेंट आ रहा है ना कि हम वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, बहुत गालियां बड़ी थी सरकार को कि भाई आप वैक्सीन मैत्री के चलते बाकी देशों को तो वैक्सीन पहुंचा रहे हो, लेकिन आपके अपने लोग मर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं वैक्सीन दे रहे हो। तो सेकंड वेव के टाइम पे सरकार ने ये कहा कि जो मेन रुकावट आ रही है एज फार एज बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो चाइना से आए चाहे वो अमेरिका से आए। अब यहां पे इंडिया के पास मौका था कि इंडिया ये भी तो कह सकता था ना कि भाई अब ग्लोबल फोरम्स पे कि चलो रॉ मटेरियल्स को एक साइड पे छोड़ो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो पेटेंट राइट्स हैं, वो भी एक अड़चन बन सकते हैं। देखिए लोग अब मर रहे हैं, अब यहां पे प्रॉफिट देखना है कि लोगों की जान बचानी है। तो अब यहां पे अगर इंडिया इसको थोड़ा और वोकली रेस करता, ठीक है, WTO के फोरम पे, हालांकि इंडिया ने किया था, और अगर ज्यादा वोकली रेस करता कि भाई कैसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप वेव ऑफ कर देंगे तो शायद हमारे लिए बहुत इजी होगा, और साथ में अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमको कर देंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम जल्द से जल्द प्रोडक्शन जो है वैक्सीन की वो बढ़ा सकें, ठीक है। और उसके अलावा चलो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेवर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है टू इंप्लीमेंट द ट्रिप्स वेवर, चाहे वो जब भी अडॉप्ट हो। In other words, a TRIPS waiver at the WTO would only be an enabling framework। उसके लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक लेजिस्लेशन तो डोमेस्टिकली बनानी पड़ेगी ना। आपके खुद के जो IP लॉज हैं उसमें, अब देखिए गिव एंड टेक की बात होती है, ठीक है। अब अमेरिकन कंपनीज हो, वो कहती हैं कि भी इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो बहुत हार्ड हैं, इतनी आसानी से इंडिया पेटेंट्स राइट्स नहीं देता, क्योंकि देखिए इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स है। तो अब अमेरिकन कंपनीज जो, उनका भी कहना होता है कि इंडिया के भी जो पेटेंट राइट्स हैं, जो पेटेंट लॉज हैं, वो रुकावट बनते हैं। अब गिव एंड टेक की तो बात आ जाती है ना, तो आपको भी अपने IP लॉज में, आपके जो डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उसमें भी कुछ आपको थोड़ा डील करनी पड़ेगी, तो वो नहीं हुआ। उसके अलावा सबसे जो पेचीदा बात है कि भी हमने, देखिए बहुत गर्व की बात है कि हमने पहली बार ऐसा हुआ कि पैंडेमिक आया, विद इन 1 ईयर हमने वैक्सीन भी बनाई, कोवैक्सीन जो बनाई है भारत बायोटेक ने। अब ये दिस इज अ फुली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन, इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स लोग, आपका और हमारा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, टैक्स पेयर्स मनी इन्वॉल्व है। अब अगर हम एक तरफ बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ करने की, यार हमको कोई रोक रहा था क्या कि हम भी लोगों को बता सके कि भी हमने कोवैक्सीन कैसे बनाई है,
ठीक है। मेकिंग द वैक्सीन टेक्नोलॉजी, कोवैक्सीन तो आपने खुद ही बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है, कि भाई आप वो अगर आप टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं कि भाई फाइजर ने कैसे अपनी वैक्सीन बनाई है, मॉडर्ना ने कैसे बनाई है, जॉनसन एंड जॉनसन ने कैसे बनाई है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेलिंग द होल वर्ल्ड और टेलिंग द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज दैट लुक गाइस वी आल्सो मेड अ वैक्सीन बाय द नेम ऑफ कोवैक्सीन, दिस इज द टेक्नोलॉजी, यू वांट इट, प्लीज हैव इट फ्रॉम अस, ताकि कैसे एनीबॉडी हु वाज इंटरेस्टेड कैन हैव इट एट द मिनिमल प्राइस। अब यहां पे फिर थोड़ा वो दोगलापन वाली बात आ जाती है कि यहां पे अगर हम ये शो करते कि भाई हम भी रेडी हैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, तो फिर इंडिया यहां पे अगर इतना बड़ा रिजॉल्व की बात कर रहा है कि भाई हमको बाकी देश भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेव ऑफ करें, तो ये बात फिर सिंक में पड़ती है। Now, while India would oppose the attempted exclusion, lesson इससे क्या मिलता है for economic diplomacy to flourishes that it should be backed by a concrete actions on the domestic front। तो यहाँ पे सबसे बड़ा criticism ये बनता है कि अगर इंडिया खुद अगर if India has to walk the talk कि भाई you want that other countries, other companies should waive off their intellectual property rights, then even you should do some relaxation in your intellectual property rights also. Let the other world, let the other countries also know कि भाई आपने कोवैक्सीन कैसे बनाई है, तो फिर वो बात सिंक में आती है, ताकि जो कोवैक्सीन बनाने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी इजीली बाकी देशों का अवेलेबल हो। नाउ व्हाट कुड बी द क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर इंडिया नॉट बीइंग इंक्लूडेड फॉर ट्रिप्स वेवर, क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं कि इंडिया को ट्रिप्स वेवर में इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कुछ डेवलप्ड देशों ने एट द WTO। 150 शब्दों में इसको आंसर करिए, 150 वर्ड्स में। चलिए लास्ट एडिटोरियल, ये है द फिस्कल रीथिंक रिटन बाय सी रंगाराजन एंड DK श्रीवास्तव, इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये आज। अब देखिए बजट, अब चलो बजट आ चुका है, वो ऑलमोस्ट महीना, अब कितने 23-24 दिन हो गए बजट आए को भी, तो बजट रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे करी हैं, अब सी रंगाराजन की बात करें तो ये चेयरमैन भी रह चुके हैं 12th फाइनेंस कमीशन का, ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं फॉरवर। अब यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने करी हैं बजट में से, कुछ की टेकअवेज की अगर हम बात करें, कुछ की कंसर्न्स की बात करें, टेकअवेज और कंसर्न्स दोनों। इनहैंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम बार बार कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जो कि असेट क्रिएशन को फोकस करता है। तो बहुत अच्छी बात है कि भी अगर असेट क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंकरेज होंगे, जब वो देखेंगे कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी साथ में 4 कदम आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ होगी इकोनॉमी में, और ठीक है। तो ये तो किसी भी, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अच्छा एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट हैज अ हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो असेट क्रिएशन वाला खर्चा है, इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। अब आपने आज कहा कि भी मैं 100 करोड़ का कोई हाईवे बनाने वाला हूं, ठीक है, या मैं कोई ये प्लांट खड़ा करने वाला हूं, तो ये एकदम से एक रात में नहीं हो जाता, ठीक है, 2-3 दिनों में नहीं हो जाता, इसको टाइम लगता है, ठीक है। इसमें जॉब क्रिएशन होगा, ग्रोथ भी होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। लेकिन इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द सेंस कि भी जो इन्वेस्टमेंट्स है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी क्राउड इन होनी शुरू होती है, हमारे पास और आनी शुरू होती है, और FDI आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि वो खर्चा जो कि उठाया जाता है, किया जाता है, जो ज्यादा असेट क्रिएशन को फोकस नहीं करता, ठीक है। जैसे हम सब्सिडीज की बात करें, सैलरीज देने की बात करें, पेंशन्स की बात करें, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत इमीडिएट है। अब अगर गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं, फूड सब्सिडी दे रहे हैं, या किसानों को फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट है ना कि भी उनको राहत मिलेगी, उनको इतने महंगे दाम में खाना नहीं लेना पड़ेगा, अनाज मार्केट से नहीं लेना पड़ेगा, फर्टिलाइजर मार्केट से नहीं लेना पड़ेगा। अब केस, बट यहां पे ये बात करी जा रही है कि ठीक है यार, अभी हम चलो अब हमने कह दिया कि जी अब वी आर इन दी एंड गेम, हमारा चलो पैंडेमिक खत्म हो गया, 3rd वेव खत्म हो गया, नहीं आएगा कोरोना वायरस, चलो ठीक है कि पैंडेमिक से एंडेमिक हो गया, लेकिन अभी इकोनॉमी उस सिचुएशन में नहीं पहुंची जो प्री पैंडेमिक की हम बात करते हैं। अभी लोगों के पास अभी भी जॉब्स नहीं है, अभी भी बेरोजगार, अभी भी लोगों के पास बहुत तंगी चल रही है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय कोविड, दिस विल टेक टाइम टू नॉर्मलाइज। तो यहां पे सजेशन दिया गया है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आप कट कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो मनरेगा का बजट कम करना हो, ठीक है, या चाहे वो फूड सब्सिडी को कम करना हो, या फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करना हो, तो इतनी जल्दी क्या है। तो अगर सब्सिडीज में रिडक्शन की बात करें तो पेट्रोलियम सब्सिडीज की रिडक्शन तो चलो ठीक है, दैट इज गुड, फिस्कल प्रूडेंस की यहां पे बात आ जाती है। लेकिन फूड सब्सिडीज की बात करें, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खाना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलो मार्च 2022 तक, तो 31 मार्च 2022 तक तो वैलिड है, लेकिन अभी क्या वो अभी लोगों की जेब में इतने पैसे आ गए हैं कि वो अभी, खास करके हम रूरल एरियाज की बात करें, तो अभी भी जरूरत सरकार को है कि इतना ज्यादा ड्रास्टिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ना इतना रिडक्शन करे। ऑल्दो अच्छी बात है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देयर इज सम फिस्कल स्पेस अवेलेबल फॉर हायर स्पेंडिंग एज रेवेन्यूज इंक्रीज ओवर टारगेटेड लेवल्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल सेफ्टी नेट शुड आल्सो बी रेज्ड। तो अगर हमारे पास फिस्कल स्पेस है, अगर हमारे पास अच्छा कलेक्शन ऑफ GST आ रहा है, अच्छा कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज आ रहा है,
तो अगर हम थोड़ा देर और अगर सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करें, सोशल सर्विस सेक्टर की बात करें, तो उसके चलते अगर अभी हम एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली रिड्यूस ना करें तो भी अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, अब देखिए, अब फिस्कल डेफिसिट देखिए, अब यानी कि आपका खर्चा ज्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, ठीक है, यानी कि आपने खर्चा 110 रुपए किया, आपके पास जेब में 100 रुपए थे। चलो, अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना अच्छी बात भी है जब हम असेट क्रिएशन की बात करते हैं, लेकिन बात ये आती है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सस्टेनेबल होना चाहिए। अब अगर आज आपने 100 रुपए कमाए और आपने 110 रुपए का खर्चा किया, तो कल आप 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आपने बोरो किए किसी से उसको दे सकते हो, लेकिन कहो कि आज आपने 100 रुपए कमाए और आपने खर्चा 1000 रुपए का कर दिया, तो वो 900 रुपए आप कैसे वापस दे पाओगे? मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेमैन टर्म्स पे बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब 2020 में जब पैंडेमिक आया था तो हमारी इकोनॉमी में बहुत कंट्रैक्शन देखने को मिला था, तो उस टाइम पे ठीक है हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो चलो ठीक है, दैट मेक सेंस कि भाई ठीक है, इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 की बात करें, इकोनॉमी में कंट्रैक्शन आ गया था। 2021-22 की बात करें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था दैट केम डाउन टू ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 7% ऑफ जीडीपी, और अभी जो 2022-23 का जो टारगेट रखा है वो 6.4% का रखा हुआ है, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करें, देखिए अब आपको खर्चा करने के लिए, सरकार को खर्चा करने के लिए, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्यों ना हो, मार्केट से पैसे उठाने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं। अब वो आप मार्केट से पैसे उठा रहे हो तो आपको कल को इंटरेस्ट पेमेंट भी करना, अगर आपने पैसा उठाया तो सूद समेत वापस भी करना है। अब इंटरेस्टिंगली जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो पैसा सरकार ने उठाया है मार्केट से खर्चा करने के लिए, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होगा वो लगभग 43% होगा ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट्स इन 2022-23, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स, तो आपके लगभग 42-43 रुपीज जो जाएंगे वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएंगे, तो आपके पास बचा कितना? आपके पास सिर्फ 55-57 रुपीज बचे। तो और उसमें से आपने अपना और खर्चा करना है। नाउ इन 2022 and 23 द सेंटर एंड द स्टेट्स विल बोरो एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट मोर देन 10% ऑफ द जीडीपी। तो अगर इस हिसाब से चलें तो टारगेट जो रखा गया है 2025-26 तक कि जो फिस्कल डेफिसिट है किसी तरह से उसको 4.5% तक कंटेन करना, नहीं वहां तक लेके आना है। अब बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ दिल्ली में बैठ के तो नहीं हो सकता, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को भी बहुत इंकरेज करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो इस बार अनाउंस किया गया था कि जी 1 लाख करोड़ का जो बजट है हम वो सेट असाइड रख रहे हैं कि जी इंटरेस्ट फ्री हम लोन्स देंगे, ग्रांट नहीं बट लोन्स देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपना खर्चा कर सकें, ठीक है। और वो जो पैसे, अगर मान लीजिए हरियाणा ने 2000 करोड़ लिए उस 1 लाख करोड़ में से, तो हरियाणा के पास टाइम है कि वो 50 साल के बाद वो 2000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस दे सकता है। तो चलो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे कंडीशनैलिटीज लगाने की बात करी गई है। तो यहां पे कंडीशन इंपोज करी थी 0.5% ऑफ दिस विल बी कंटिंजेंट ऑन द स्टेट्स इंप्लीमेंटिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो चलो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत तो हर एक स्टेट को है, ठीक है। पावर, अगर हम पावर डिस्कॉम्स की बात करें, सिचुएशन वर्स्ट दैट इज अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, लेकिन ऐसी लिमिटेशन अभी लगाना क्या वो जरूरी है? क्या ये लिमिटेशंस को भी थोड़ा रोका नहीं जा सकता? आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि स्टेट्स को परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड, टू बोरो फ्रॉम द मार्केट सो लॉन्ग एज दे आर इंडेटेड टू इट। अब यहां पे 12th फाइनेंस कमीशन से पहले, तो 12th फाइनेंस कमीशन आपकी कब सेटअप करी गई थी? 12th फाइनेंस कमीशन आपकी 2002 में सेटअप करी गई थी, और सी रंगाराजन जो थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये आपके चेयरमैन थे। तो ये इस फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, 12th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस 2005 से लेके 2010 के बीच में इंप्लीमेंट करी गई थी। तो 12th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि भाई एटलीस्ट जो मेजर स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट्स हैं, एटलीस्ट दे शुड बी अलाउड टू अक्वायर द इंटायर बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए स्टेट्स को भी अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, असेट क्रिएशन में तो स्टेट्स का भी योगदान बहुत जरूरी होगा। तो अगर हर बार स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हमको पैसे बोरो करने हैं बाहर से, मार्केट से, तो ये भी सही नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन देखिए, अब कितने, इस बात को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो चुके कि ये बात रिकमेंड तब करी गई थी। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द प्रपोजल इन द बजट ऑफ द सेंटर, ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करी गई है ना, दिस नीड्स टू बी रीएग्जामिन्ड। तो पहली बात, ये लोन क्यों है, ये ग्रांट क्यों नहीं है? कि अगर आज किसी स्टेट ने 2000 करोड़ या 3000 करोड़ लिए हैं, तो व्हाई इज इट एज अ लोन कि वो 2000 करोड़ भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के बाद क्यों वापस करने हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, सेट क्रिएशन है, तो अगर आपने 1 लाख करोड़ सेट असाइड करा है तो लेट दैट बी एज अ ग्रांट, नॉट एज अ लोन, ठीक है। तो इफ स्टेट्स नीड टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे ऑब्वियसली शुड बी अलाउड टू बोरो मोर। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहे? लेट देम बोरो फ्रॉम द मार्केट आल्सो, ठीक है। नाउ रीविजिटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन, तो ये 12th फाइनेंस कमीशन जिनके चेयरमैन सी रंगाराजन थे, उन्होंने एक सजेशन दिया था उस टाइम पे, एक लोन काउंसिल सेटअप करी जाए
विच विल कंप्राइज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट्स एंड द आरबीआई। तो ये जो लोन काउंसिल है ये तय करेगी भी कौन से स्टेट्स को कितना लोन चाहिए, कितना मार्केट बोरोइंग चाहिए, ताकि हर एक स्टेट की अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। अब मीडियम और एंड में यहां पे दोस्तों एक और चीज जो यहां पे वे फॉरवर्ड में आती है, एक मीडियम टर्म प्लान ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। देखिए अब यहां पे तो चलो बातें होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, चलो यहां पे स्टेट्स की भी बात होगी। अंत में दोस्तों बात ये समझने वाली है कि चलो हम कब तक हम इतना हाई फिस्कल डेफिसिट सस्टेन कर पाएंगे। तो अब हमको थोड़ा फिस्कल कंसोलिडेशन के टुवर्ड्स भी मूव करना होगा। जैसे हम पैंडेमिक से बाहर आ रहे हैं, जैसे अब हम रिकवरी देखेंगे, चलो आने वाले 2 साल में 3 साल में हो सकता है कि हम प्री पैंडेमिक रिकवरी वाली स्टेज पे आ जाएं, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो हमारे जो मैक्रोज हैं, जो हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, खास करके हमारी इकोनॉमी के, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, तो ये कितने सस्टेनेबल रह सकते हैं। नाउ दिस नीड्स टू बी दिस। अब ये जो यहाँ पे एक टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है, खास करके फिस्कल डेफिसिट की बात करें, जो सस्टेनेबल लेवल तक रहें, ज्यादा ब्रीच ना हो पाए। और अगर हम ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट अगर रन करते रहेंगे ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट हर्ट होगा। तो बजाय कि पैसा और यहां पे हमारी इकोनॉमी में आए कि सरकार अपना खर्चा बढ़ा रही है, लेकिन अगर हाई फिस्कल डेफिसिट चलता रहा तो जो पैसा है वो हमारी इकोनॉमी से भागेगा। दैट विल लीड टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इफ वी कंटिन्यू टू हैव अ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स अ बूस्ट टू द इकोनॉमी, हाउएवर increasing expenditure at the cost of higher market borrowings and lesser revenue receipts have its own risks। Elaborate करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए सो दोस्तों ये थे आज के 3 एडिटोरियल। तो दोस्तों ये अंत में जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कंवल सर ने ये कोर्स शुरू किया था 24 डेज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। ये कोर्स हालांकि तो शुरू हो चुका है 21 फेब से, तो लेकिन दोस्तों जस्ट अगर आप इन केस आपने नहीं ज्वाइन किया, अगर आपने अभी भी इसको एनरोल नहीं किया था, आपको इस बारे जानकारी नहीं मिली थी, तो ये लास्ट ऑफर है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या वेबसाइट पे विजिट करके भी इस कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। राइट, सो दोस्तों ये कुछ बात थी बस मैंने बतानी थी। बाकी जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोर्स में लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन रहेगा। इसमें आपके आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन दिया जाएगा, प्रॉपर मार्क्स के साथ, प्रॉपर कमेंट्स के साथ, विद इन 48 आवर्स। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बाय कंवल सर। यहाँ पे एक रियल टाइम 24/7 टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप भी रहेगा। ठीक है, अब जैसे कंवल सर ने डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया था यूट्यूब पे, तो आप सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उस इनिशिएटिव को, तो यहाँ पे आपको वो पर्सनल मेंटरशिप देंगे। जब भी आप चाहें उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम आपकी यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड हो। ये बैच शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो दैट्स अ लास्ट ऑफर, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके इस पर एनरोल करिए। और इस कोर्स की कीमत कितनी है, जस्ट 3000 रुपीज, तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर कल और एडिटोरियल्स के साथ। कमेंट करते रहिए, आंसर लिखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।